हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी बुद्धि के प्रकार एवं बुद्धि के सिद्धांत की। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा और चर्चा आरंभ करने से पहले यदि आप बीएड से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे बुद्धि के प्रकार। और अगर आप बुद्धि क्या है या संवेगात्मक बुद्धि के विषय में जानना चाहते हैं तो उससे संबंधित वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे देख सकते हैं। आज हम उससे आगे करेंगे। गैरेट ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। बुद्धि के प्रकार में है नंबर 1 मूर्त बुद्धि, नंबर 2 अमूर्त बुद्धि और 3 सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। मूर्त बुद्धि या स्थूल बुद्धि ऐसी योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखकर, उन्हें छूकर ज्ञान प्राप्त करता है तथा वस्तुओं का व्यावहारिक एवं उत्तम प्रयोग करने की क्षमता अर्जित करता है। जैसे जिन बालकों में मूर्त बुद्धि की अधिकता होती है वे वस्तुओं को तोड़ने फोड़ने में विशेष रुचि लेते हैं। ऐसे बालक आगे चलकर इंजीनियर या कुशल कर्मकार बनते हैं। दैनिक जीवन के ज्यादातर कार्य भी मूर्त बुद्धि की सहायता से ही हम करते हैं। नेक्स्ट है अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि का प्रयोग हम पढ़ने, लिखने एवं तार्किक प्रश्नों में करते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले किसी भी वस्तु को बिना देखे ही उसके बारे में विचार या तर्क करने की योग्यता या क्षमता रखते हैं। इनमें कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, चित्रकार आदि लोग आते हैं। ये अमूर्त बुद्धि से ही अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। इनमें कल्पना शक्ति की अधिकता होती है। नेक्स्ट है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य उन बौद्धिक योग्यताओं से है जिसका उपयोग करके व्यक्ति सामाजिक परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है। सामाजिक बुद्धि वाले अच्छे व्यवसायी, समाज सेवक तथा राजनेता बनते हैं। अर्थात सामाजिक बुद्धि जिनमें अधिक होती है वे समाज के लोगों के साथ सामाजिक वातावरण में बहुत ही अच्छे से प्रभावपूर्ण ढंग से समायोजन स्थापित कर पाते हैं। अब हम देखेंगे बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत ये बताते हैं कि बुद्धि क्या है, किस प्रकार से कार्य करती है बुद्धि में कौन कौन से कारक हैं, तत्व हैं, कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं व्यक्ति के बुद्धि के लिए। इसमें कुछ बुद्धि के सिद्धांत हैं जैसे एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रिआयाम सिद्धांत, तरल बुद्धि ठोस बुद्धि का सिद्धांत, त्रिस्तरीय सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत और त्रितंत्र का सिद्धांत। हम एक एक करके इन सिद्धांतों की चर्चा संक्षिप्त में करेंगे और इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। जो एक तत्व सिद्धांत है इसे एक कारक सिद्धांत या एक खंड सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने महोदय ने किया था। बाद में इस सिद्धांत का समर्थन टर्मन, स्टर्न तथा एबिंगहॉस ने भी किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि एक इकाई है, एक तत्व है या कारक है जिसकी मात्रा भिन्न भिन्न मनुष्यों में भिन्न भिन्न होती है और इसे सामान्य बुद्धि कहा जाता है। अर्थात इन्होंने बुद्धि को एक इकाई कहा है और इसे सामान्य बुद्धि कहा है और कहा कि इस बुद्धि की मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। ये जो बुद्धि, इन्होंने कहा कि बुद्धि अविभाज्य इकाई है, इसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई व्यक्ति एक कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है तो वह दूसरे कार्य को भी सफलतापूर्वक कर लेगा, आसानी से कर लेगा। किंतु इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि यदि सभी व्यक्तियों में एक ही समान बुद्धि होती है, सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक ही समान है तो सभी व्यक्ति एक जैसे कार्य कैसे नहीं करते।
सभी की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। जैसे कोई बालक होता है पढ़ने लिखने में बुद्धिमान होता है, कोई खेल कूद में आगे होता है, या फिर कोई खेल कूद में पिछड़ा होता है, कोई पढ़ने लिखने में पिछड़ा होता है, कोई संगीत में आगे होता है, कोई नृत्य में आगे होता है, कोई विज्ञान में निपुण होता है, तो कोई कला में निपुण होता है। इसलिए सबकी जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, वो अलग अलग प्रकार के कार्यों में होती है, अर्थात सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। इसलिए इस सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट है द्वितत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो तत्वों का मिश्रण है। बिने ने बताया कि बुद्धि एक तत्व है, बुद्धि एक कारक से मिलकर बनी है। स्पीयरमैन ने बताया कि ये दो तत्वों का मिश्रण है, या बुद्धि में दो कारक होते हैं, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। इस सिद्धांत को द्विकारक सिद्धांत या दो खंड का सिद्धांत भी कहा गया है। इस सिद्धांत में प्रत्येक व्यक्ति में जन्म के समय से सामान्य कारक की प्रधानता होती है। जैसे ये जो है सामान्य कारक, तो सामान्य कारक की प्रधानता जन्म से ही प्रत्येक व्यक्ति में होती है। इसीलिए जो सामान्य कारक है इसे जन्मजात कारक भी कहा जाता है। इसके बाद जिस व्यक्ति में जिस प्रकार का सामान्य कारक होता है, वह अपनी परिपक्वता के अनुसार प्रशिक्षण द्वारा अपनी बुद्धि में अन्य कारकों का निर्माण करता है, जिसे विशिष्टत्व या विशिष्ट कारक कहा जाता है। विशिष्ट कारक अर्जित कारक होते हैं। व्यक्ति में विशिष्ट कारकों का निर्माण जन्मजात कारकों के अनुसार ही होता है। सभी विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व से संबंधित तथा प्रभावित होते हैं। सामान्य तथा विशिष्ट तत्व में जितना उच्च सह संबंध होता है, व्यक्ति उस विशिष्ट क्षेत्र में उतना ही अधिक प्रगति कर पाता है। जैसे यदि जन्मजात रूप से कोई व्यक्ति में गायक का तत्व मौजूद है और वह गाना गाने के अलावा कोई और वाद्य यंत्र बजाना भी सीख लेता है, प्रशिक्षण के द्वारा गाना सीखने की कला भी, सिखाने की कला भी सीख लेता है, नृत्य भी सीख लेता है, तो ये सब विशिष्ट कारक कहलाएंगे। तो इस प्रकार से जो जन्मजात कारक हैं उनके अतिरिक्त जितने भी प्रकार के कारक होते हैं, जितने भी प्रकार के कार्य की बुद्धि या ज्ञान अर्जित करते हैं, उसे विशिष्ट कहा जाता है। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार का जन्मजात कारक रहेगा, उसी प्रकार के विशिष्ट कारक का निर्माण होगा। व्यक्ति में जिस विशिष्ट कारक की अधिकता होगी, वह उसी क्षेत्र में निपुण होगा, उस क्षेत्र में प्रगति करता है। विशिष्ट कारक की मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में कम या अधिक हो सकती है। अर्थात जो ये जन्मजात कारक है, इसके अनुसार ही जिस कारक की व्यक्ति में प्रधानता होगी, विशिष्ट कारकों का विकास होगा और व्यक्ति उस क्षेत्र में ही प्रगति करेगा। नेक्स्ट है त्रिकारक सिद्धांत, या इसे त्रितत्व का सिद्धांत या तीन खंड का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के तीन तत्व या कारक होते हैं, सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक। इस सिद्धांत में स्पीयरमैन में बुद्धि के जी और एस कारकों को एक साथ जोड़ दिया। अर्थात जब उन्होंने इससे पहले के द्विकारक सिद्धांत में जी और एस सिद्धांत को अलग अलग बताया, बोला कि व्यक्ति में दो प्रकार के कारक होते हैं, सामान्य और विशिष्ट कारक, किंतु ये त्रिकारक सिद्धांत में उन्होंने सामान्य कारक और विशिष्ट कारक को एक साथ जोड़ दिया और उससे फिर निर्माण हुआ सामूहिक कारक का। जैसे ये है सामान्य कारक और ये है विशिष्ट कारक, तो इन दोनों कारकों के मिलने से ये जो एक कारक उत्पन्न हुआ, ये है सामूहिक कारक। और इस कारक में सामान्य कारक के भी कुछ गुण पाए जाते हैं और विशिष्ट कारक के भी कुछ गुण पाए जाते हैं। सामान्य एवं विशिष्ट कारक को जोड़कर रखने वाले कारक को इन्होंने सामूहिक कारक कहा। सामूहिक कारक में कुछ जन्मजात कारक भी होते हैं, अर्थात कुछ जो बुद्धि के जन्मजात कारक हैं वो भी शामिल हैं, तथा कुछ अर्जित कारक भी होते हैं। व्यक्ति अर्जित या प्रशिक्षण के द्वारा, अपने वातावरण के प्रशिक्षण के द्वारा जो भी बुद्धि अर्जित करता है, वो भी कुछ कारक इसमें सामूहिक कारक में
सम्मिलित होते हैं। अर्थात ये जो सामूहिक बुद्धि है, बुद्धि का सामूहिक कारक है, इसमें कुछ भाग अर्जित भी होता है और कुछ भाग जन्मजात भी होता है। नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। इन्होंने बताया कि बुद्धि के एक या दो या तीन कारक ही नहीं होते हैं, बल्कि बुद्धि में बहुत सारे कारक सम्मिलित होते हैं। बुद्धि कई प्रकार की शक्तियों का समूह है। यह आवश्यक नहीं है कि सभी शक्तियों या कारकों में समानता हो। थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि के उतने ही तत्व या कारक होते हैं जितना कोई मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। बुद्धि के असंख्य कारक होते हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। इसलिए इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। जिस प्रकार बालू या परमाणु की गिनती नहीं की जा सकती, उसी प्रकार मनुष्य के बुद्धि के कारकों की भी गिनती नहीं की जा सकती है। इसमें असंख्य कारक होते हैं और उन कारकों में जो कारक कॉमन होते हैं, व्यक्ति में उस प्रकार के विशिष्ट गुण या विशिष्ट बुद्धि का विकास हो जाता है। जैसे गाने और नृत्य करने दो कारक हैं, तो दोनों कारकों में उभयनिष्ठता है, तो व्यक्ति में ये विशिष्ट कारक का विकास होगा। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि के असंख्य कारकों में कुछ ऐसे कारक होते हैं जिनमें समानता होती है, उनमें सहसंबंध होता है। तब ये दोनों कारक मिलकर एक मजबूत कारक का निर्माण करते हैं। अब व्यक्ति की बुद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी बुद्धि के असंख्य कारकों में कितने ऐसे कारक हैं जो एक दूसरे से मिलते हैं, उभयनिष्ठ हैं। जिस व्यक्ति में ऐसे कारकों की अधिकता होती है जो कि एक दूसरे से मिलते हैं, तो वो व्यक्ति उस क्षेत्र में उतना ही योग्य होता है, उस क्षेत्र में उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होती है। दूसरे शब्दों में, जिस व्यक्ति में जितने तत्वों की उभयनिष्ठता होगी वह उतना ही बुद्धिमान होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ बुद्धि के असंख्य कारक हैं। इसमें दो कारक हैं, एक गाने की योग्यता, एक नृत्य करने की योग्यता। और अगर इसमें एक और जोड़ दे कि वाद्य यंत्र बजाने की योग्यता, तो अगर इन कारकों की अधिकता है तो इनमें ये क्या है, ये कॉमन हो गए, ये तीनों कारक कॉमन हो गए, तीनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो व्यक्ति गाना गाने के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में अधिक प्रगति करेगा, उसमें ये विशिष्ट कारक का निर्माण होगा। उसी प्रकार से यदि कोई बालक है, वो तेज दौड़ता है, वो क्रिकेट अच्छा खेलता है, और तो इसमें क्या, जो ये अच्छा दौड़ता है और क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो इससे उसमें क्या होगी, ये जो कारक हैं, इन कारकों में उभयनिष्ठता होगी, ये कॉमन कारक हो गए। उसमें खेलने की योग्यता जन्मजात है। तो ये जो तीनों कारक हैं, ये तीनों मिलके उसमें विशिष्ट कारक का निर्माण करेंगे। तो इस तरह से इन असंख्य कारकों में जितने ऐसे कारक होंगे जो एक दूसरे से संबंधित होंगे, कॉमन होंगे, वो मिलकर व्यक्ति में विशिष्ट कारकों का निर्माण करेंगे। व्यक्ति उन क्षेत्रों में उतना ही योग्य होगा, उस क्षेत्र में उसकी बुद्धि उतनी ही अधिक होगी। व्यक्ति की जो विशिष्ट योग्यताएं हैं वो इन असंख्य कारकों के उभयनिष्ठता पर निर्भर करती है। थॉर्नडाइक ने यह भी बताया कि बुद्धि के समस्त तत्वों से मिलकर एक सामान्य तत्व बनता है। सामान्य तत्वों के अलावा भी कुछ मूल तत्व बताए, जैसे आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दिशा योग्यता, तर्क योग्यता, स्मरण शक्ति तथा भाषण योग्यता। इसके अलावा भी कुछ मूल तत्व होते हैं। जब तत्व को या आवेग तंत्रिका में परिभ्रमण करता है, अर्थात जब कोई कारक जो तंत्रिका तंत्र में परिभ्रमण करता है, तो कुछ मानसिक संबंध बन जाते हैं और ऐसे संबंधों की संख्या बहुसंख्यक हो सकती है। इनकी संख्या जितनी अधिक होगी, व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है। इस सिद्धांत को थॉर्नडाइक का संबंधवाद भी कहा गया। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के स्वरूप बताए, ऊंचाई स्तर, व्यक्ति किसी विशेष कठिनाई स्तर तक कितने कार्य कर सकता है,
जो व्यक्ति कठिनाई स्तर तक के कार्य जितना ही अधिक कर सकता है, उसका बुद्धि स्तर उतना ही अधिक होता है। फिर उन्होंने चौड़ाई बताया, कार्यों की विभिन्नता जो किसी स्तर पर व्यक्ति हल कर सकता है। क्षेत्रफल, आयतन या क्षेत्र कार्यों की कुल संख्या जिन्हें व्यक्ति हल कर सकता है। और गति, उत्तर देने की गति। इस प्रकार से जैसे कि हम देखते हैं कि बालू के ढेर में ऊंचाई, चौड़ाई, घनफल होता है, उसी प्रकार से बुद्धि में भी ये सब उपस्थित रहते हैं। इसीलिए थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहा। इसमें एक बात केवल ये याद रखिए कि व्यक्ति के बुद्धि के अनेक कारक होते हैं और इन कारकों में जितनी उभयनिष्ठता होती है, अर्थात जितने कारक कॉमन होते हैं, व्यक्ति में उतने ही विशिष्ट प्रकार के गुण होते हैं। और यदि किसी एक गुण से संबंधित कारकों की उभयनिष्ठता अधिक है, अर्थात कॉमन कारक अधिक है उससे संबंधित, तो व्यक्ति उस क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं समूह कारक सिद्धांत या समूह तत्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक लुई थर्स्टन थे। इनके अनुसार बुद्धि न तो सिर्फ सामान्य तत्वों का समूह है और न ही विशिष्ट तत्वों का समूह है। उन्होंने कहा कि हमारे पास बुद्धि के जो कारक हैं वे समूह में विभाजित हैं। हमारे पास जितनी भी प्रकार की योग्यताएं होती हैं वे एक समूह में विभाजित होती हैं। इन्होंने बताया कि व्यक्ति की बुद्धि या क्षमता या योग्यता के कारकों का जो अलग अलग समूह होता है उनमें एक प्रधान कारक होता है, कॉमन कारक होता है, जो उन योग्यताओं या बुद्धि से संबंधित कारकों को एक सूत्र में बांधे रखता है। अर्थात जितनी प्रकार की योग्यताएं, क्षमताएं या बुद्धि व्यक्ति में होती है, उतने ही प्रकार के प्रत्येक समूह के कारकों में एक सामान्य कारक होता है जो कि अपने अपने समूह के कारकों को एक सूत्र में बांध कर रखता है एवं अन्य योग्यताओं या मानसिक क्रियाओं से भिन्न भी रखता है। एक समूह के जो कारक होते हुए अपने आपस में सहसंबंधित भी होते हैं, ये एक साथ एक समूह का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के 7 प्राथमिक कारक बताए गए हैं, जैसे शाब्दिक कारक, शब्द प्रवाह क्षमता, प्रेक्षण दैशिक या स्थान संबंधी योग्यता, आंकिक सांख्यिक योग्यता, तार्किक वाचिक योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता और प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता। शाब्दिक क्षमता का संबंध शब्दों, वाक्यों एवं विचारों के अर्थ, अवधारणाओं, प्रत्ययों को समझने की योग्यता को शाब्दिक अर्थ क्षमता कहा गया है। शब्द प्रवाह में किसी विचार या स्थिति का वर्णन करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले शब्दों का उपयोग करने की क्षमता आती है, जिसे हम वाक्पटुता भी कहते हैं। दैशिक या स्थानिक क्षमता, इसमें कल्पना करने की क्षमता आती है। प्रतिरूपों तथा रचनाओं के प्रत्यक्षीकरण की क्षमता को दैशिक क्षमता कहा जाता है। आंकिक क्षमता में अंकों को पहचानने, परिशुद्धता, तीव्रता एवं कुशलता के साथ उन्हें कैलकुलेट करने की क्षमता आती है। तार्किक क्षमता में वाक्यों के समूह या अक्षरों के समूह में छिपे नियम की खोज करने की क्षमता को तर्क क्षमता कहा गया है। स्मृति क्षमता, किसी पाठ या विषय या सूचनाओं को जल्द से जल्द याद कर लेने एवं उनको स्मरण करने की क्षमता जिसमें परिशुद्धता हो, स्मृति कहा गया है। प्रत्यक्षणात्मक गति क्षमता मतलब तुरंत देखकर पहचानने, उत्तर देने और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने की क्षमता को प्रत्यक्षणात्मक क्षमता कहा गया है। अब इन्होंने जो बताया कि जो इतनी सारी क्षमताएं हैं, तो व्यक्ति के बुद्धि में अलग अलग योग्यताओं से संबंधित सामान्य क्षमताएं होती हैं और उनका एक प्रधान कारक होता है, और इन कारकों से जो सहसंबंधित कारक होते हैं उनको ये प्रधान कारक जोड़ के रखता है। जैसे ये प्रधान कारक है तो इसने इसे 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 इसको इसे इसे और इसे, इन सब जो कारक है इनको जोड़कर रखा है। तो इस तरह से जितने भी कारक हैं व्यक्ति की या योग्यताएं हैं जिसे हमने पढ़ा समूह में, इन सब का एक प्रधान कारक होता है जो उनसे संबंधित कारकों को आपस में
जोड़ कर रखता है। नेक्स्ट है समूह तत्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉमसन थे। इन्होंने बताया कि मनुष्य में अनेक योग्यताएं होती हैं। जब वह कोई कार्य करता है तब वह अपनी अनेक प्रकार की योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेकर उस कार्य को करने के लिए नवीन योग्यता का संगठन बना लेता है तथा कार्य पूरा होने के बाद नवीन संगठन अलग हो जाता है, विच्छेदित हो जाता है। नवीन योग्यताओं का जो संगठन तैयार होता है उनके प्रतिदर्शों के बीच पर्याप्त सहसंबंध होता है। जैसे कि ये व्यक्ति के सामान्य कारक हो गए और ये विशिष्ट कारक। इसमें व्यक्ति को जब कोई कार्य करना होता है तो इसमें से कुछ कारक और इसमें से कुछ कारक ये मिलकर संगठित हो जाते हैं, एक संगठन तैयार हो जाता है और व्यक्ति इससे अपना कार्य कर लेता है। और उसके बाद ये जो कारक है ये इस सामान्य कारक में और ये विशिष्ट कारक में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार अपनी विभिन्न प्रकार की योग्यताओं में से व्यक्ति कुछ कुछ योग्यताओं को लेकर एक संगठन बना के कार्य कर लेता है। जैसे सिंपल सा है कि यदि व्यक्ति गणित बनाता है तो वह उसमें शाब्दिक योग्यता, आंकिक योग्यता, तर्क करने की योग्यता, कल्पना करने की योग्यता, सारी योग्यताओं में से थोड़ा थोड़ा वो सम्मिलित होकर एक संगठन बन जाता है। उसके द्वारा वो अपने गणित का सवाल हल कर लेता है। अगर कहीं कोई फिगर बनाना है तो चित्र बनाने की योग्यता भी वो उसमें आ जाती है। इन सब योग्यताओं का एक संगठन बनाकर उस कार्य को कर लेता है। फिर ये योग्यताएं अलग हो जाती हैं, उनका विच्छेद हो जाता है। ये बुद्धि का सिद्धांत जो टॉपिक है ये काफ़ी लंबा है। एक वीडियो में अगर इसे बताया जाए तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसे मैं 2 पार्ट में बनाने का प्रयास करूंगी कि 2 पार्ट में बने, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो और एक ही वीडियो को देखते देखते आप ऊबे नहीं। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट हम 7 से शुरू करेंगे, बुद्धि के 7वें सिद्धांत से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।